व्हाट मेडिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर फुट प्लेट स्टाफ? फुट प्लेट स्टाफ के लिए कौन सा मेडिकल फिटनेस आवश्यक है? A1, A2, A3, B1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके A1। A1 है जो A1 जो मेडिकल है वो फुट प्लेट स्टाफ के लिए मेडिकल फिटनेस के लिए आवश्यक है। A1। उसके बाद है 62 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज रिलेटेड टू मेडिकल फैकल्टी? निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल चिकित्सा सुविधा से संबंधित है? तो ये जो HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये चिकित्सा मॉड्यूल से संबंधित नहीं है। और ये जो IPAS है, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है। और ये जो IRMS है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये भी नहीं है। तो नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स ग्रेटिया लमसम compensation payable to the family of railway employees who die in accident in course of performing duty। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मरने वाले रेलवे कर्मचारियों के परिवार को देय एकमुश्त अनुग्रह राशि है। तो वो जो ऑन स्पॉट जो ड्यूटी पे मरता है उसके लिए 25 लाख रुपए हैं। और जो DCRG की रेट है, DCRG की जो रेट है वो आपके 20 लाख रुपए है। जो ऑन ड्यूटी पोस्ट यानी ऑन ड्यूटी जो मरता है उसके लिए 25 लाख है। और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएट की जो राशि है वो 20 लाख रुपए है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अंडर HOAR? निम्न में से कौन सा HOAR के अंतर्गत वर्गीकरण नहीं है? तो HOAR का मैंने आपको 4 बता रखा है। पहला इंटेंसिव है जिसको गहन बोलते हैं। दूसरा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इसमें है, निरंतर ये तो है। एक आपका एक्सक्लूडेड है, अपवर्जित है, जिसमें आपके सुपरवाइजर वर्ग आता है, JESSC आते हैं। और एक आपका इंटेंसिव है, एक आपका कंटिन्यूस है, एक आपका एक्सक्लूडेड है, एक आपका EI होता है, इंटरमिटेंट एसेंशियल, आवश्यक रूप से अविरामी। तो ये नहीं है। तो यहाँ जो इंक्लूडेड शामिल है ये नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर आपका B ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपके HOAR है ये 2005 में संशोधित हुआ था। इसका ईयर है ये 2005 में संशोधित हुआ था। 2005 में संशोधित हुआ था। 2005 से पहले ये आपके हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, पीरियड ऑफ रेस्ट, उससे पहले ये हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको 2005 में संशोधित किया गया और ये हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन हो गया 2005 से। तो ये संशोधित ईयर है इसका 2005 है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इंटेंसिव होता है जिसको आप हिंदी में गहन बोलते हैं। कंटिन्यूस होता है जिसको आप निरंतर बोलते हैं। एक्सक्लूडेड होता है जिसको आप अपवर्जित बोलते हैं। एक EI होता है। तो यहाँ जो बेमेल था, मिसमैच था, वो ऑप्शन B है। तो B आपका यहाँ
आंसर हो जाएगा। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेडिकल पास इन रेलवेज। निम्न रेलवे में निम्न में से कौन सा मेटल पास का प्रकार नहीं है। तो रेलवे में जो पास मिलता है वो ब्रॉन्ज भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है। ये जो प्लेटिनम पास है ये पहले मिलता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ बेमेल जो हो जाएगा, यानी कौन से पास का प्रकार नहीं है। पहले 4 प्रकार के होते थे, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और प्लेटिनम। प्लेटिनम आजकल हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जो गोल्ड पास है, ये जो गोल्ड पास है ये जीएम और जीएम से ऊपर के अधिकारी, तो जीएम से ऊपर के अधिकारी कौन है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, तो ये गोल्ड पास उनको मिलता है। जो गोल्ड पास है वो जीएम महोदय को और जीएम से ऊपर के अधिकारी रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं उनको मिलता है। और सिल्वर पास है जो आपके, जिसको हिंदी में आप चांदी कहते हैं, सिल्वर पास है। सिल्वर पास आपके डीआरएम साहब है, कारखाने का सीडब्ल्यूएम है। यानी कहने का मतलब SAG ग्रेड, SAG सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारियों को सिल्वर पास दिया जाता है। SAG सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारियों को सिल्वर पास दिया जाता है, जिसमें आपके डिवीजन का डीआरएम साहब और किसी कारखाने का सीडब्ल्यूएम साहब, यानी SAG ग्रेड के जितने भी अधिकारी होते हैं, SAG ग्रेड के जितने भी अधिकारी होते हैं उनको ये सिल्वर पास मिलता है। और गोल्ड पास है जो जीएम महोदय को मिलता है, और जीएम महोदय से जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, जैसे जीएम महोदय से ऊपर के रेलवे बोर्ड के अधिकारी होते हैं, उनको ये गोल्ड पास मिलता है। ब्रॉन्ज पास है जो आपके JEG ग्रेड, JEG ग्रेड के अधिकारियों को, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारियों को ब्रॉन्ज पास, ब्रॉन्ज यानी पीतल, ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आपका बनेगा वो प्लेटिनम बनेगा, क्योंकि कौन सा मेटल पास का प्रकार नहीं है, तो प्लेटिनम नहीं है आजकल। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा आपका एक्यूरेट, बी आंसर यहाँ आपका करेक्ट एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इन ईयर्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट वी आर टू गेट ऑल बेनिफिट्स इस। सही लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VR के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा वर्षों में है। तो यहाँ मैं बता दूं साथियों, आपके जो VRS है, मैंने ये पूर्व प्रश्नों में भी इनका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। VRS के लिए रेलवे में, VRS के लिए रेलवे में 20 साल की सर्विस चाहिए, और 20 साल की सर्विस आप पूरी कर लेते हैं तो आप VRS के हकदार हो जाते हैं। और रेलवे में 10 साल की पूरी कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं 10 साल की सर्विस पे। और यदि 15 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो 15 साल की सर्विस पे पेंशन रिस्टोर हो जाती है, पेंशन रिस्टोर हो जाती है। उसी के अलावा यदि मानार्थ पास के लिए कम से कम कितनी सर्विस चाहिए, तो मानार्थ पास रेलवे में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो आपको मानार्थ जो पास है वो 20 साल की सर्विस के बाद। तो यानी 2 प्रश्न आपके यहाँ हो गए, VRS के लिए कम से कम 20 साल की सर्विस चाहिए और मानार्थ पास के लिए 20 साल की सर्विस चाहिए। और जो 5 साल की सर्विस है रेलवे में वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। 5 साल की सर्विस पे आपको तीनों पास रेलवे में मिलने लग जाते हैं, ग्रुप C व D कर्मचारी को। और 2 साल की सर्विस आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 साल की सर्विस अस्थायी होती है, 2 साल बाद में आपको रेलवे में स्थायी कर दिया जाता है। तो रेलवे के अंदर यदि आप ध्यान रखना है, जो रेलवे में जब आपकी नौकरी लगती है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल और 20 साल, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। 2 साल के बाद आप स्थायी हो जाते हैं, 5 साल की सर्विस के बाद आप
तीनों पास ग्रुप सी व डी को मिलने लग जाते हैं और 10 साल की रेल सेवा पे आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं और 15 साल की सर्विस पे आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाती है और 20 साल की सर्विस पे आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं। और जब आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं तो आप मानार्थ पास के लिए भी हकदार हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री पास मानार्थ पास के लिए भी आप हकदार हो जाते हैं। तो ये 2, 5, 10 और 15 और 20, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है। जो 67 है वो इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये जो स्किल्ड है ये श्रमिकों की श्रेणी में आता है, तो सही है। सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल, ये भी आपके श्रमिक की श्रेणी में आता है। और हाईली स्किल्ड है यानी अत्यधिक कुशल, ये भी श्रमिक की श्रेणी में आता है। यहाँ जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ है, ये श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहीं पे ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 68 की। विच टाइप ऑफ मेटल पास एन एसएजी ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू। एक एसएजी अधिकारी किस प्रकार के मेटल पास का हकदार होता है। विच टाइप ऑफ मेटल पास एन एसएजी ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू। एक एसएजी अधिकारी किस प्रकार के मेटल पास का हकदार होता है। तो यदि मैंने आपको पूर्व प्रश्न आपने मेरे से ध्यान से पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया है आपको, उसमें मैंने बताया है कि जो एसएजी जो ग्रेड का अधिकारी होता है, जिसको हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बोलेंगे, तो वो मैंने ऊपर बताया है आपको। एसएजी जो ग्रेड है उसके लिए सिल्वर पास का वो हकदार होता है, सिल्वर का हकदार होता है। यहाँ एसएजी से मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है, जिसमें आपके कारखाने का CWM और डिवीजन का DRM मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा रेलवे में और भी एसएजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं। तो जितने भी एसएजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनको सिल्वर पास मिलता है। और जो जेएजी ग्रेड के होते हैं, जेएजी ग्रेड में आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, उनको आपको ब्रॉन्ज पास मिलता है, उनको ब्रॉन्ज पास मिलता है। और जो ये गोल्ड पास होता है, ये गोल्ड पास होता है, ये जीएम साहब को मिलता है। और जीएम साहब से ऊपर जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी होते हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी होते हैं, उनको ये पास मिलता है। तो यहाँ सिल्वर के लिए यानी एसएजी ग्रेड के लिए पूछा था, तो एसएजी ग्रेड के लिए आपका सिल्वर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज जेएजी ऑफिसर के लिए है, गोल्ड जीएम साहब के लिए, और जीएम साहब से ऊपर के अधिकारी रेलवे बोर्ड के लिए है। तो यहाँ एसएजी ग्रेड के अधिकारी के लिए पूछा था, तो ये सिल्वर आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 69 की बात करते हैं। 69 है यहाँ परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर PPN विल कॉन्स्टिट हाउ मेनी डिजिट्स। स्थायी पेंशन खाता संख्या PPAN में कितने अंक होंगे। तो यहाँ जो PPAN है, PPAN है यानी कि परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, इसमें 16 डिजिट होते हैं, इसमें 16 डिजिट होते हैं। एक होता है प्राण, एक होता है आपके प्राण, इसमें 12 डिजिट होते हैं, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसमें 12 डिजिट होते हैं। और जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपका आधार कार्ड होता है उसमें 12 डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में 12 होते हैं। और जो आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, जो आपका पैन कार्ड होता है उसमें 10 डिजिट होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ PPN का पूछा था
तो पीपीएन का अपने यहाँ आंसर 16 ले लेंगे। पीपीएन पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर में 16 होते हैं, और यहीं पे यदि वो प्राण का पूछ लेता तो प्राण का 12 हो जाता, प्राण का 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पीपीएन का पूछा था तो पीपीएन पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर के 16 हो जाएंगे। तो ये डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ 70 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये। और ये जो आपके जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ओएस, डब्ल्यूएलआई, ओएस, ईपीओ एवं रेलवे की जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनमें छुट्टियों से संबंधित प्रश्न खूब आते हैं। तो इस प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव एनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये प्रश्न आप काफी जो रेल साथी हैं, मैक्सिमम जो सभी रेलवे कर्मचारी इस प्रश्न को जानते होंगे कि रिटायरमेंट पे जो एलएपी होती है, लीव एनकेसमेंट होता है, वो 300 छुट्टियों का ही अपने को दिया जाता है। मान लीजिए आपने 300 प्लस कर ली तो वो लैप्स हो जाती हैं। तो पूरे सेवा काल में आपके पास 300 एलएपी होना आवश्यक है। यदि आप इससे ज्यादा जोड़ लेते हैं तो वो लैप्स हो जाती है, तो ये 300 आंसर यहाँ ठीक है। अब इसमें सवाल ये है साथियों कि यदि मान लीजिए आप 300 एलएपी नहीं जोड़ पाते हैं तो कम से कम आप 150 एलएपी जोड़ लीजिए। 150 एलएपी आप जोड़ लेते हैं तो फिर इसमें 150 एचएलएपी जोड़ के एचएलएपी आपके खाते में होना जरूरी है, और ये अनलिमिटेड जोड़ी जा सकती है। यहाँ पे जो एलएपी है उसकी तो एक लिमिट है कि वो 300 तक ही आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एलएचएपी जो है वो आप अनलिमिटेड जोड़ सकते हैं। तो यदि आपने 150 जोड़ रखी है तो 150 आपके पास एलएपी है, तो दोनों मिला के 300 एलएपी का आपको भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा आपके सेवन पे कमीशन 1/1/2016 से कर दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको याद रखनी है। छुट्टियों का जो लीव एनकेसमेंट है वो बीच में भी कराया जा सकता है, वो 60 एलएपी का कराया जाता है। वो जो लीव एनकेसमेंट है वो 60 एलएपी का कराया जा सकता है। वो जो 60 एलएपी का कराया जा सकता है वो इस प्रकार से करवाया जा सकता है कि आपको 10-10 साल के अंतराल पे पूरे सेवा काल में ये 6 बार किया जा सकता है। तो 10-10 अंतराल पे 6 बार कराएंगे तो आप 60 एलएपी का लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं। ये प्रत्येक 2 ईयर के गैप पे होता है, प्रत्येक 2 ईयर के गैप पे होता है, यानी 2 ईयर। और इसमें कम से कम आपके खाते में 10 एलएपी का नकदीकरण कराने के बाद 30 एलएपी आपके खाते में शेष रहना आवश्यक है। तो हर बार आप 10 एलएपी का लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं। 2 ईयर्स के गैप पे आप करा सकते हैं, और पूरे सेवा काल में आप इसको 6 बार करवा सकते हैं। तो 6 बार करवाएंगे तो 60 एलएपी का लीव एनकेसमेंट हो सकता है, आप करवाना चाहेंगे तो। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जब आप 10 एलएपी का लीव एनकेसमेंट करवाते हैं तो 30 आपके खाते में रहना जरूरी है। तो ये थी साथियों एलएपी से जानकारी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 71। हॉस्पिटल लीव इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू ग्रुप। अस्पताली छुट्टी की समूह से संबंधित कर्मचारियों पे लागू। तो अस्पताली जो छुट्टी होती है, हॉस्पिटल जो लीव मिलती है, वो मैं बता दूं साथियों, ये केवल रेलवे के अंदर ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलती है। ये जो आपके छुट्टी है, जो हॉस्पिटल लीव है, ये रेलवे के अंदर ओनली ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारियों को ही मिलती है। अस्पताली जो छुट्टी होती है, हॉस्पिटल जो लीव होती है, वो रेलवे को ओनली ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलती है। जो ग्रुप ए व बी होता है,
रेलवे के अंदर जो ग्रुप ए व बी होता है, जो अधिकारियों का ग्रुप होता है, ऑफिसर ग्रुप होता है, उनके लिए हॉस्पिटल लीव नहीं मिलती है, ये ओनली ग्रुप सी व डी के लिए है। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका आ जाएगा वो ग्रुप सी व डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ 72 है, व्हाट इज द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो ये 7 है। कम से कम 7 या 7 प्लस व्यक्ति मिलकर के एक यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, Who is the competent authority to sanction reconstruction of service record in division with finance concurrence? मंडल में सेवा विलेख के पुनर्निर्माण की स्वीकृति वित्तीय सहमति से स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये DRM है साथियों, डिवीजन में DRM साहब होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, 74 है साथियों, टेंडर्स आर इनवाइटेड ऑन विच वेबसाइट / मॉड्यूल? तो यहाँ पे जो किस वेबसाइट मॉड्यूल पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, तो देख लेते हैं ये किस पे आमंत्रित की जाती है। यहाँ पहला है जो आपका IRPSM है, और यहाँ जो IRPSM है उसका I से होता है इंडियन, R से होता है रेलवे, P से होता है प्रोजेक्ट, S से होता है सेक्शन, और एंड आता है बीच में एंड मैनेजमेंट। तो इस पे तो जो निविदाएं हैं वो आमंत्रित नहीं की जाती हैं। दूसरा है वो IRWCMS है। तो यहाँ पे जो IRWCMS है उसमें ये इंडियन रेलवे वर्क्स, C से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और M से हो जाएगा मैनेजमेंट सिस्टम। इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। तो इस पे भी निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। और ये जो IREPS है, ये जो IRPES है, तो I से हो जाएगा यहाँ इंडियन रेलवेज ई पुरिशमेंट सिस्टम हो जाएगा। और ये क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया था, CRIS, यह क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया था। क्रिस की आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, सेंटर फॉर आता है बीच में, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। IREPS है, यानी इंडियन रेलवेज ई पुरिशमेंट सिस्टम होता है। इस पे निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। और यह है जो आपके CRIS से डेवलप किया गया था, CRIS द्वारा डेवलप किया गया था। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। तो चलिए, तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे? यहाँ C ले लेंगे। अब यहाँ चौथा TMS भी देख लेते हैं, TMS क्या है? तो TMS यहाँ ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद जो 75 है वो देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के सारांशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? तो ये रट्टा मार लीजिए, 40% होता है, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और सुपरहिट की श्रेणी में आप इस प्रश्न को ले सकते हैं, सुपरहिट की श्रेणी में इस प्रश्न को आप ले सकते हैं। इसमें 3-4% है, एक आपका 40 है, एक आपका 55 है, और एक आपका 30 है। इन तीनों को मैंने पूर्व वीडियो में खूब बताया है, तो आप इनका रट्टा मार लीजिए, कोई सी भी परसेंटेज का एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है।
यहाँ 40% आया है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो ये 40% होता है। इसका रट्टा मार लीजिए आप। ये जो ड्राइवरों को माइलेज मिलता है उसके लिए है 30%, और ये रनिंग भत्तों के वेतन की गणना के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि इन, जैसे मैं रेलवे में बताता हूँ, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा प्रश्न में बताया। उसी प्रकार से ये आप 30%, 40% और 55%, देखिए ये तो होते हैं ईयर और ये होते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो आप ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये तीनों भी आ जाते हैं, तो तीनों आपको यहाँ ध्यान होने चाहिए। 30% किसके लिए है, 40% किसके लिए है, 55% किसके लिए है। तो 40% है जो यहाँ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए है, तो आप ये याद कर लीजिए। और रेलवे में 2 वर्ष इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 साल की सेवा के बाद आप स्थायी हो जाते हैं। 5 साल के बाद ग्रुप सी व डी को तीनों पास मिलते हैं। 10 साल की सेवा पे आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं और 15 साल पर आपकी पेंशन रिस्टोर्ड हो जाती है और 20 साल की सेवा पे आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं और वीआरएस के भी हकदार हो जाते हैं। जब वीआरएस के हकदार हो जाएंगे तो मानार्थ पास के भी आप हकदार हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री पास। चलिए ये 76 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 76 में क्या है, 76 देखते हैं। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकरण कौन है, तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियम के तहत सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकरण कौन है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरहिट की श्रेणी में ले सकते हैं। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है, कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आपको विशेष ध्यान रखा है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो मैं वीडियो सोल्व करा रहा हूँ ये ओनली किसी क्लर्क या सीनियर क्लर्क या वेलफेयर इंस्पेक्टर से संबंधित नहीं है। मैं प्रश्नों को उसी तरह व्याख्यान एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि ये प्रश्न पत्र आपके एओम, एपीओ, वेलफेयर इंस्पेक्टर, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ओएस सभी के लिए यूजफुल है। तो चलिए यहाँ भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम 77 लेते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट एल शेप रोस्टर। एल शेप रोस्टर के बारे में क्या सत्य है, तो एल शेप जो रोस्टर होता है उसके बारे में क्या सत्य है, तो यहाँ देखते हैं। इट इज ए वैकेंसी बेस्ड रोस्टर, यह रिक्ति आधारित रोस्टर है। इट इज परसेंटेज बेस्ड रोस्टर, ये प्रतिशत आधारित रोस्टर है। इट इज रोटेशन बेस्ड रोस्टर, ये रोटेशन आधारित रोस्टर है। नॉन ऑफ दीज, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इट इज रोटेशन बेस्ड रोस्टर, ये रोटेशन आधारित रोस्टर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इट इज रोटेशन बेस्ड रोस्टर होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट है। 78 है, 78 है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इन मंथ्स फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। देखिए यहाँ पीटीओ है और पीटीओ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो पीटीओ की फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। पी से प्रिविलेज, टी से टिकट ऑर्डर। और इसकी जो वैधता पूछी गई है, तो जो पास की वैधता होती है, जो पास की वैधता, सुविधा पास की वैधता होती है, वही पीटीओ की वैधता होती है। तो प्रेजेंट में पास की जो वैधता है वो 5 मंथ है, 5 मंथ्स, 5 महीने हैं, तो पीटीओ की भी 5 महीने हो जाएगी। इतना तो आप समझते हैं। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर वापसी यात्रा की वैधता अवधि महीनों में क्या है, तो वापसी यात्रा हो, चाहे जाने की यात्रा हो, चाहे आने की यात्रा हो,
इसकी जो वैधता होती है वो 5 महीने होती है। एक तरफा की भी 5 महीने होती है और वापसी की भी 2 तरफा की भी 5 महीने होती है, पास की भी 5 महीने होती है। तो ये दोनों की 5 महीने की वैधता होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, वेरी इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे रेट ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड? RRT। देखिए यहाँ होता है एक होता है वेरी इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे रेट ट्रिब्यूनल यानी कि RRT। एक होता है RCT, एक होता है RCT। तो R से यहाँ रेलवे, दूसरे R से यहाँ रेट और T से यहाँ ट्रिब्यूनल होता है। RRT कहाँ है? तो ये आपके RRT है जो चेन्नई में है, ये चेन्नई में है। और ये होता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ये है जो आपके दिल्ली में है, ये है जो आपके दिल्ली में है। तो दोनों प्रश्न यहाँ क्लियर हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं। दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। R से होता है रेलवे, दूसरे R से यहाँ रेट और T से है ट्रिब्यूनल, और यहाँ R से है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ये आपके दिल्ली में है। तो दोनों मैंने बता दिए, दोनों याद रहने चाहिए। उसके बाद जो 80 नंबर का प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन मोड। डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं, यानी कि किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो ये पोर्ट्रेट होता है, जिसको आप अंग्रेजी में PORTRAIT पोर्ट्रेट। यहाँ पोर्ट्रेट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है चित्र। तो हिंदी में देखेंगे डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज चित्र मोड में प्रिंट होते हैं। और यहाँ जो अंग्रेजी में देखेंगे बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आप यहाँ बी ऑप्शन ले सकते हैं, पोर्ट्रेट PORTRAIT पोर्ट्रेट मोड। तो ये पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। पोर्ट्रेट का हिंदी होता है चित्र, ये ध्यान रखें। तो डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज चित्र मोड में प्रिंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पे साथ ही है और देख लेते हैं, जो ये लैंडस्केप है इसका हिंदी होता है परिदृश्य। परिदृश्य। और ये जो आपका पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप का जो हिंदी होता है वो है पृष्ठ सेटअप। पृष्ठ सेटअप होता है, सेटअप। पेज का मतलब पृष्ठ सेटअप, यानी पृष्ठ सेटअप। और जो प्रिंट व्यू होता है वो होता है यानी प्रिंट व्यू के बारे में आप कह सकते हैं कि प्रिंट कैसा होगा उसे पूर्व में ही दिखा देगा। यानी कि प्रिंट कैसा होगा, प्रिंट व्यू यानी प्रिंट व्यू कैसा होगा उसको ये जो मोड होता है ये पूर्व में ही दिखा देता है। तो यहाँ जो पूछा था वो बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पोर्ट्रेट मोड, यानी कि डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज चित्र मोड में प्रिंट होते हैं। जो यहाँ जो प्रिंट व्यू है वो प्रिंट कैसा होगा उसको पूर्व में ही ये दिखा देगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो हम राइट आंसर बनेगा वो पोर्ट्रेट बनेगा। पोर्ट्रेट का मतलब चित्र। तो यहाँ बी ऑप्शन हम यहाँ चूज कर लेंगे राइट आंसर। उसके बाद 81 नंबर है वो HOER से संबंधित है। HOER साथियों, HOER से बहुत काफी प्रश्न HOER से बनते हैं। तो HOER के बारे में आपको काफी नॉलेज होनी चाहिए। HOER का चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को आपको क्लियर करना चाहिए। काफी प्रश्न इस प्रश्न पत्र में भी देखे गए हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। स्टोनियस नेचर ऑफ द वर्क टेंडिंग टू कोज मेटल ऑफ और फिजिकल स्ट्रेन इच कम्स अंडर विच
क्लासिफिकेशन ऑफ HOAR रूल। मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा करने वाले काम की जोरदार प्रकृति HOAR नियम के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो वो जो आती है वो इंटेंसिव में आती है, वो आपकी आती है जो इंटेंसिव में आती है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 82 है, अच्छा प्रश्न है। रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव और कंटिन्यूस शैल बी गारंटेड एवरी वीक commencing on a Sunday rest of not less than 30 consecutive hours। रेल कर्मचारी जिसका रोजगार गहन या निरंतर है प्रत्येक रविवार से शुरू होने वाले प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 30 लगातार घंटों का आराम दिया जाएगा एक वीक में, ए वीक। तो यहाँ 30 घंटे सी में है, तो सी आंसर अपन यहाँ चूज कर लेंगे। प्रश्न नंबर 83 है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन इज हॉर्स ए वीक। गहन वर्गीकरण की ड्यूटी के मानक कार्य घंटे, मानक एक होते हैं वैधानिक और एक होते हैं मानक। तो जो यहाँ स्टैंडर्ड घंटे होते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स जो होते हैं वो इंटेंसिव के लिए 42 होते हैं और बाकियों के लिए 48 होते हैं। यानी कि इंटेंसिव के लिए 42 होते हैं और बाकियों के लिए 48 होते हैं, और जो वैधानिक होते हैं वो 42, 45 और 54 और आपके 75। तो यहाँ इंटेंसिव के लिए 42 होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ ड्यूटी इंटेंसिव क्लासिफिकेशन इज 42 आवर्स। यदि ये इंटेंसिव के अलावा बाकी के लिए पूछता, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड के लिए पूछता, तो 48 हो जाते। चलिए 84 देखते हैं। ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट। ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट। ज्वाइनिंग टाइम को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ज्वाइनिंग टाइम के समय ओनली CL, ये याद रखें साथियों, ज्वाइनिंग टाइम के समय ओनली CL। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नोट मेडिकल, नोट LAP, नोट LHLP। यहाँ RH मेडिकल से है, लीव ऑन एवरेज पे और आप लीव ऑन एवरेज पे। तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा। 85 में देखते हैं। हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू सेक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर इन इंडिया। भारत में अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो GM साहब करते हैं अधिकारियों की छुट्टी सेक्शन। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, जनरल मैनेजर। यहाँ पूछा है हु इज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन SWR। साउथ वेस्टर्न रेलवे में मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन है? तो वहां होता है सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, ऑप्शन ए। उसके बाद जो 87 हैं वो देखते हैं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल स्टैंड फॉर। डिसिप्लिन अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। तो यहाँ हो जाएगा डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है। What is the standard form used for issuance of major penalty charge sheet for discipline and appeal rule 1 अक्टूबर 1968 proceedings?
यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 कार्रवाई के लिए प्रमुख दंड चार्जशीट जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक प्रपत्र क्या है? तो वो है SF5। SF5 SF11 है जो आपके SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए है, और SF10 है जो आपके संयुक्त कार्रवाई का आदेश। SF10 है जो संयुक्त कार्रवाई का आदेश। तो यहाँ आंसर SF5 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर नॉमिनेटिंग इंक्वायरी ऑफिसर फॉर डिसिप्लिन एंड अपील रूल इंक्वायरी? डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 पूछताछ के लिए पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 और SF6 है जो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, और SF10 है जो संयुक्त कार्रवाई का आदेश। तो यहाँ जो आंसर लेंगे ऑप्शन ए लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है साथियों, इजी प्रश्न है। ये मुख्य रूप से 14 होते हैं, सारे इनको याद कर लेना चाहिए। 2-3 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में भी हैं, और हर प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न जरूर होते हैं। तो यहाँ SF है जो जांच अधिकारी के लिए यानी पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए। SF7 है। SF6 है जो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना के लिए है, और SF10 है जो संयुक्त कार्रवाई का आदेश के लिए है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछताछ के लिए पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF7। 90 है, ए रेलवे एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू। निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी का हकदार है। ए रेलवे एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू। निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी हकदार है। वो निलंबन के तहत वो निर्वाह भत्तों की स्वीकृति यानी सबस्टेंस अलाउंस के लिए हकदार होता है निलंबन के तहत। DA HRA ऊपर के सभी ये तीनों गलत हो जाएंगे, नहीं सबस्टेंस अलाउंस। सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, अपील अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन बी मेड टू। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसको की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसी को भी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसी को भी नहीं की जा सकती है, वही अंतिम होता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री आपका गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री आपका गलत हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय भी आपका गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, देखिए साथियों ये स्टैंडर्ड फॉर्म का तीसरा या चौथा प्रश्न इस पेपर में आ चुका है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे जरूर फोकस डालें और रट डालें स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र में स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित कई बार यदि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो हर वीडियो में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर के स्टैंडर्ड फॉर्म 14 तक मैं सभी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। तो आपको मेरे वीडियो गौर से देखने चाहिए, और हो सके तो डायरी एक साथ में रखें। आपको नोट भी कर लेने चाहिए, और नहीं समझ में आए तो बैक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो काफी लोगों के फोन भी आते हैं, और काफी लोगों के व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं। उन लोगों का कहना है कि सर हम आपके जो वीडियो हैं वो देख के परीक्षा में सेलेक्ट हो गए हैं, पास कर लिया हमने, पदोन्नति ले ली है। वैसे चाहें तो आप APO के लिए
और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए और ओएस के लिए और सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क के लिए हमारा बीआर क्लासेस का प्रिंटेड मटेरियल तैयार है। आप बहुत ही कम फीस में इनको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें वीकली टेस्ट होता है जो आपके लेवल को बढ़ाता है और आपके जांच करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आप हमारा मटेरियल लेने के लिए इन नंबरों पे 24 घंटे कॉल कर सकते हैं 8083826 जो स्क्रीन पे सेकंड नंबर चल रहा है। जो स्क्रीन नंबर पे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन नंबर पे सेकंड नंबर चल रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिकल में जेई का, एडब्ल्यूएम का, एपी का, एडीएन का आप मैटर ले सकते हैं और अपनी तैयारी और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो बीआर क्लासेस ओनली मैकेनिकल, ग्रुप बी के लिए ओनली मैकेनिकल, जेई, एडब्ल्यूएम, एडीएन ओनली मैकेनिकल, ध्यान रखें। तो चलिए इस प्रश्न का आप पोस्टमार्टम करते हैं 92 का। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इश्योंस ऑफ चार्जशीट टू ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय? एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र क्या है? तो SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए है, और SF10 है, SF10 है जो संयुक्त कार्रवाई के आदेश के लिए है, और ये जांच अधिकारी के लिए नियुक्ति के लिए है। SF7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ही पूछा जाता है। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, और ये SF14 है जो एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए है। तो SF14 यहाँ आपका, SF14 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 93 है। हु इज एम्पावर्ड टू मेक कंपनसेशन एंड ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ए डिवीजन? मंडल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो ये डीआरएम साहब को है। कॉमन सी बात है, मंडल में डीआरएम साहब को है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 94 है। हु इज द हेड ऑफ रेलवे डिवीजन? रेल मंडल का प्रमुख कौन होता है? तो रेल मंडल का प्रमुख आप सभी जानते होंगे डीआरएम साहब होता है, जो आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ 94 में डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 95 है। इन एंटायर सर्विस टेन्योर हाउ मेनी डेज चाइल्ड केयर लीव कैन बी गारंटेड? देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। संपूर्ण सेवा अवधि में बाल देखभाल अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होती है आपके LAP, और एक होती है आपके स्टडी लीव, और एक होती है आपके LND छुट्टी, LND लीव। एक होती है आपके EOL, और एक होती है आपके CCL। अब ये LAP के बारे में कई बार क्या पूछा जाता है कि एक साथ कितने दिन की सेक्शन करा सकते हैं? तो आप इसको 180 दिन की एक साथ सेक्शन करा सकते हैं। 180 दिन की सेक्शन कराई। ये होती है स्टडी लीव, ये मिलती है आपको 730 दिनों की मिलती है सामान्य रेल कर्मचारी को। 730 दिनों का मतलब 2 ईयर, 730 दिनों का मतलब 2 ईयर। और ये डॉक्टरों को 3 साल की मिलती है, डॉक्टरों को ये
3 साल की मिलती है। इसको 2 टुकड़ों में सेक्शन कराना पड़ता है 12-12 महीने का। इसका 3 डॉक्टरों के लिए 3 साल की होती है, इसको 3 टुकड़ों में 12-12 महीने की सेक्शन करानी पड़ती है। ये होती है LND छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू आपको 360 दिनों की मिलती है। LND छुट्टी लीव नॉट ड्यू 360 दिनों की मिलती है। और ये होती है आपकी EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL, ये मिलती है आपको 1125 डेज, 1125 डेज, यानी कि ये होती है 5 साल की मिलती है आपको रेलवे में। ये आपको 5 साल की मिलती है, 1125 डेज 5 साल की मिलती है EOL। यहाँ स्टडी लीव का भी ये ध्यान रखें कि रेलवे में 5 साल की सर्विस के बाद मिलती है, 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद मिलती है स्टडी लीव। और ये जो EOL होती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, 1125 दिनों की मिलती है, यानी 5 साल की मिलती है। और ये जो CCL है, चाइल्ड केयर लीव, जो इसमें पूछा गया है, CCL, C से चाइल्ड, दूसरे C से केयर और L से लीव, ये जो दूसरी CCL है ये मिलती है आपको 730 दिनों की, यानी 730 दिनों का मतलब 2 साल की, 2 ईयर। और इसके बारे में भी जाना है, कम से कम 5 दिनों की सेक्शन होती है, कम से कम 5 दिनों की ये सेक्शन होती है। जो CCL होती है वो कम से कम 5 दिनों की सेक्शन होती है, और ये 1 साल में 3 बार ली जा सकती है, मैक्सिमम 3 बार, ये नहीं, कम से कम 3 बार ली जा सकती है, कम से कम 1 साल में ये 3 बार ली जा सकती है। तो ये जो CCL मिलती है चाइल्ड केयर लीव, ये 730 दिनों की मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है जो आपका राइट आंसर है। उसके बाद 96 है, व्हाट इज पास। पास क्या है? पास क्या है? तो पास रेलवे द्वारा रेल कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को ट्रेन में मुफ्त यात्रा करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार है। An authority given by railway to a railway employees or to a person authorizing him to travel in a train gratuitously, यानी C ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा 96 में। पास क्या है? पास रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार है पास। 97 है, मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे LAP दैट कैन बी अप्रूव्ड एट ए टाइम। देखिए वो प्रश्न पूछ ही लिया गया है कि रेलवे में कम से कम कितने LAP एक साथ स्वीकृत करा सकते हैं, तो वो 180 दिन है, वो आपके 180 दिन है, जो मैंने अभी पूर्व वीडियो में इसको बताया है। मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे LAP दैट कैन बी अप्रूव्ड एट ए टाइम, औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी LAP जिसे एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है, वो है 180 डेज ओब्लिक 180 दिन, यानी कि 180 दिन की एक साथ सेक्शन कराई जा सकती है, ऑप्शन ए। यहाँ NTPC की फुल फॉर्म पूछी है, तो NTPC की फुल फॉर्म होती है, N से होती है नॉन, T से होती है टेक्निकल, और P से होती है पॉपुलर, और C से होती है कैटेगराइज। तो नॉन टेक्निकल, पॉपुलर, कैटेगराइज। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, द मोमेंट ऑफ द फाइल शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। तो यहाँ फाइल मूवमेंट रजिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल मूवमेंट रजिस्टर, फाइलों के संचालन को, यानी द मूवमेंट ऑफ द फाइल्स शैल बी एंटर्ड इन द फाइल मूवमेंट रजिस्टर। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 10 प्रश्न 101 से 110 तक हम पहले ले चुके हैं, पूर्व में फर्स्ट में राजभाषा का अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्लेरिकल स्टाफ आर मेडिकली टेस्टेड फॉर फिटनेस इन क्लास, यानी कि लिपिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य के लिए कक्षा में चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, यानी कि क्लेरिकल स्टाफ के लिए कौन सा मेडिकल है, तो वो C2 है, C2 ऑप्शन सी यहाँ राइट है।
तो ये था साथियों आपका पेपर, जो कि सभी के लिए यूजफुल था। एओम, एपीओ, डब्ल्यूआई, ओएस, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीएलए सबके लिए उपयुक्त था और इसी हिसाब से इसको मैंने सोल्व कराया है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए पेपर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमको आज्ञा दीजिए। ये जो स्क्रीन में सेकंड नंबर चल रहा है 8003826408, किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, बीआर क्लास से संबंधित मटेरियल के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप इन्हीं सेकंड नंबरों पे कॉल करें। फर्स्ट नंबर जो दिए गए हैं उस पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सअप करें। जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही मैं देखूंगा आपके व्हाट्सअप का जवाब दिया जाएगा। आप धैर्य रखें, क्योंकि प्रेजेंट में जो वर्किंग कंडीशन में है वो 68 डिवीजन है और लगभग सभी डिवीजन से, 68 डिवीजन से मुझे कॉल आते रहते हैं। तो आप ध्यान रखें, कॉल नहीं करें, डायरेक्ट कॉल नहीं करें, आप व्हाट्सअप करें। जैसे ही समय मिलेगा मैं सभी व्हाट्सएप में जो आपके प्रश्न हैं या जो आपके बीआर क्लासेस से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है उससे संबंधित सॉल्यूशन करूंगा। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करें, कॉल के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। मान लीजिए यदि मैं किसी कॉल में 2 मिनट भी लेता हूं तो ये 68 डिवीजनों में से कम 250 से 300 कॉल पर डे मेरे पास आते हैं। तो मैं तो इनका जवाब देते देते ही थक जाऊंगा, इसलिए आप ओनली व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे भी आप धैर्य रखें, व्हाट्सएप पे आपको जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच द एंड। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।